नमस्कारम दोस्तों। स्वागत है आपका नंद किशोर एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे कि हिंदी के लिए केंद्रीय विद्यालय में जो 10 अंक का पूछा जाएगा उसमें किन किन टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। आप केवीएस में टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए भर रहे हो या पीआरटी के लिए भर रहे हो, ये आपके हर जगह काम आने वाला है। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कुछ अन्य जानकारी जो इसमें नहीं दी जाएगी वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो इसमें हम पार्ट 2 में सामान्य हिंदी जैसे एक अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, संधि क्या क्या होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम शब्द पर बात करेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य पर हम बात करेंगे कि वाक्य किस तरह की वाक्य की रचना होती है, कितने आधार पर वाक्यों को बनाया जाता है। उपसर्गों के बारे में हम बात करेंगे और प्रत्ययों के बारे में हम बात करेंगे। यह एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखो दोस्तों, इसमें ना ये जरूर पूछा जाता है कभी भी हो कि इस अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। इस दृष्टि से आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप ये देख पाओगे कि कौन सा अक्षर किस जगह से बोला जाएगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग जगहों से किया जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। संस्कृत में इसके लिए एक अलग सा सूत्र है जो कहता है अकह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी कि अ और क वर्ग और ह और विसर्ग वाले शब्दों को कंठ से बोला जाता है। इचु यशाणाम तालु, ई और च वर्ग और श और य ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धः, और री और ट वर्ग और ये र और ये वाला श मूर्धन्य स, जो ये हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है। लृतु लशानाम दंतः, एक संस्कृत में एक अक्षर होता है लृ, ल के नीचे ऋषि वाला री लगा दिया जाता है। त वर्ग त थ द ध न और ये ल और ये वाला स दंती स, ये दांतों से बोला जाता है। इसका नाम ही दंती स इसलिए पड़ा है क्योंकि ये दांतों से बोला जाता है। अगला आता है उपधावनीय नाम ओष्ठः, उ उ प वर्ग और म, इनको ओष्ठ से यानी ओठों से बोला जाता है, इसलिए इनका नाम इस तरह से रखा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस पे घर पर प्रयोग करके भी बोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क, तो आवाज जो है कंठ से आ रही है। च, तो हमारी जीभ ऊपर तालू पे मिल रही है। ट, इसमें हमारा मूर्धन्य से आवाज आ रही है। त, दांतों से हमें बोलना पड़ रहा है। प, और हमारे ओंठ आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरह से इनका जो है उच्चारण स्थान विभाजित किया गया है। कहते हैं संधि की। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीनों की तीनों संधियों में कुछ ना कुछ सूत्रों को मानना पड़ता है और उन सूत्रों के आधार पर ही उस सवाल को हल किया जाता है। आइए देखते हैं संधियों के बारे में। सबसे पहले हम स्वर संधि का एक भाग जिसका नाम है दीर्घ संधि। अब आपको दीर्घ नाम से ही पता चल रहा होगा कि बड़ा, जो किसी भी 2 छोटे स्वरों को मिला करके बड़ा स्वर बना दे, या फिर 2 बड़े स्वरों को मिला करके भी एक बड़ा स्वर बना दे, तो वही होता है दीर्घ संधि। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मिलते बनते। जैसे अ और आ को मिला के या आ और अ को मिला करके आ ही बनाया जाता है। जैसे विद्याधन अर्थी, इसमें विद्या का आ और अर्थी का अ दोनों को मिलाया गया तो विद्यार्थी बनाया गया। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब वो दोनों आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी ई ही बनाते हैं। जैसे गिरी धन ईश, गिरीश बनाया गया। ऊ धन ऊ, इसमें 3 ही फॉर्मूला हैं दोस्तों दीर्घ संधि के लिए। दीर्घ संधि के 3 सूत्र हैं जिसमें आपको विद्याधन अर्थी और गिरीश और भानुदय जैसे शब्द बनने को मिलेंगे। गुण संधि आता है। गुण संधि एक अधिक विकारी संधि है जिसमें 2 स्वरों से मिलकर के एक नया स्वर बनता है, और वह नया स्वर भी कुछ इस तरह से है कि कभी कभी उसमें उसी में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि संशय वाला सवाल ही वो है। आप देख पा रहे होंगे अ और ई मिलकर के ए बना रहा है, अ और उ मिलकर के ओ बना रहा है,
और री मिला करके अर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे देखने से पता चलता है कि ये संधि जो है ये ज्यादातर पूछे जाने वाली संधि में से है। ठीक है। और उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे हैं चंद्रधन उदय, तो अ और उ मिलकर के ओ बन रहे हैं चंद्रोदय। सप्तधन ऋषि, सप्त का अ, ऋषि का री, अ और री मिले तो अर बन गया। तो दोस्तों गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमेशा ही तीन तरह के नियम लागू होते हैं। एक अ और ए मिलकर के आय बना देते हैं, और एक अ और आय मिलकर ही आय बनाते हैं, और एक अ और औ मिलाकर के औ बनाते हैं। यानी कि अगर आपको ये दिखे कि अ और ऐ तो पहले से ही है, फिर अब इसका क्या बनाएं, तो वो भी बड़ा वाला ऐ ही बना देगा। अ और आ या ओ के साथ मिलकर के आओ बना देता है। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वन धन औषधि, वन औषधि। ओ का औ बन जाता है स्वर के साथ मिलते ही। मत ऐक्य, मत ऐक्य। सदा धन एव, सदैव। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं आपस में मिलकर के बड़ा वाला स्वर बना देता है। तो दोस्तों वृद्धि संधि के बाद आती है यण संधि। यण संधि में भी यही सूत्र काम करते हैं। आप इसको मैच करके कुछ अन्य सवालों को भी हल कर सकते हो, कुछ अन्य शब्दों को भी मिला सकते हो। जिसमें आप देख पा रहे होंगे अ और ई मिलके य बना देता है, यानी दो स्वर मिलकर के एक व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें वही व्यंजन के साथ वही स्वर लगेगा जो अगले वाले अक्षर में, यानी कि धन के बाद वाले अक्षर में जो स्वर होगा। आप इसमें देखेंगे यदि धन अपि, तो ई तो य बन जाएगा, और अ जो है अ का मात्रा ही बन करके उसमें जुड़ा रहेगा। दूसरे वाले में आप देख रहे होंगे ऊ धन अ, तो अनु का ऊ तो व बन जाएगा और य उसमें अ बन करके रहेगा। तो अन्वय ये शब्द उसका बनना चाहिए। इति धन आदि इत्यादि। तो इन शब्दों को इस तरह से मिला करके एक नया अक्षर जो कि व्यंजन भी आप इसमें जान सकते हैं। अयादि संधि आती है। अयादि संधि में अ और ए मिलकर के आए, ऐ और अ मिलकर के आए, औ और अ मिलकर के आओ, औ और उ मिलकर के आओ बनाते हैं। शुरुआत में नय धन अन। कोई बताएगा कि नय धन अन कभी हो सकता है क्या नयन? आप बोलेंगे बीच में यह कहाँ से आया? तो ऊपर जो सूत्र कह रहा है वो उस सूत्र के ही अकॉर्डिंग इसमें काम किया गया है कि ए और अ मिलेगा तो आय शब्द ही बनेगा। अब लगा लीजिए उसको बीच में, नय तो बन गया नयन। ठीक है। अगला है ए धन आ बराबर आय। गायक शब्द आपने देखा होगा कैसे बनता है। इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाए तो बीच में एक दो प्रश्न पत्रों में कहीं पूछा भी गया था। गायक शब्द पूछा गया था, नायक शब्द पूछा गया था। नय धन अकह, नायक। क्योंकि जो आय की मात्रा है वो आय बना देता है, तो नाय हो जाएगा, फिर वो नायक बन जाएगा, नायक, गायक। अगला देखते हैं आओ धन आओ। आओ का आओ बन जाता है कैसे? पाओ धन अनह, पवन, पावन। ठीक है। इसे आप धावक भी बना सकते हो, धावक, दौड़ने वाला धावक बना सकते हो। सावक बना सकते हो, सौ धन अकह, सावक। क्योंकि आओ शब्द का निर्माण वहां पर हो रहा है। अगला है आओ धन ऊ बराबर आओ, तो भाव धन अकह बराबर भाव कह, भाव धन उकह बराबर भाव कह हो जाए। तो इस तरह से आप अन्य शब्दों को भी बना सकते हो। व्यंजन संधि में इस प्रकार है, कहीं गौ का, कहीं क जो है गौ में बदल जाता है, कहीं क जो है गौ में बदल जाता है, च जो है जौ में बदल जाता है। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है जो कि पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में बदल देता है, पहले अक्षर को पांचवें अक्षर में। पहला अक्षर यदि है तो आपका जो अनुनासिक वहां पर होगा वो पांचवा अक्षर उसी वर्ग का होगा। त का जौ में परिवर्तन हो जाना, त का द में परिवर्तन हो जाना, त का नौ में परिवर्तन हो जाना, त का चौ में परिवर्तन हो जाना। आगे आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा।
मौ का नौ में परिवर्तन होना है। तो क का ग में परिवर्तन, दिक धन अंबर दिगंबर ऐसे बनता है। देखो वो दिक शब्द था उसका, सूत्र पूछा जाएगा, पूछने को ये आएगा कि दिगंबर का विच्छेद करिए, तो दिक धन अंबर उसका सही विच्छेद होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाया गया है जहाँ क ग में बदल जाता है। अगर वो हलंत हो और आगे स्वर हो तो ही। वाक धन दान, वागदान बन जाता है। वाक धनमय, वांगमय बन जाता है। अभी ऊपर मैंने कुछ देर पहले बताया था कि क जो है अपने पांचवा अक्षर में बदल जाता है, तो वांगमय वो बन गया। चौ का जौ में परिवर्तन, यानी कि पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाना, ये किसी का भी हो सकता है। तौ का दौ में हो सकता है। अच धन अंत अजंत उसका बना दिया जाएगा। तौ का जौ, सत जन, सत का मतलब होता है कि अच्छे, जन का मतलब होता है लोग, तो उसको सज्जन एक शब्द मिला करके बना दिया गया। ये सूत्र यही है जहां तौ का जौ में परिवर्तन कर दिया जाता है। तौ का दौ में परिवर्तन, ये वही है, तीसरा अक्षर परिवर्तन हो रहा है अभी। सत धन वाणी, सदवाणी। उत धन योग, उद्योग, तौ का दौ बना दिया गया। तौ का चौ में परिवर्तन होना, उत धन छेद, उच्छेद। अनुच्छेद भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। उत धन चारण, उच्चारण यहाँ पे बना दिया गया। तौ का चौ में परिवर्तन। मौ का नौ में अगर परिवर्तन करेंगे तो संबंध शब्द आप कहीं देखते होंगे, संस्कृत शब्द आप लोगों ने देखा होगा। समधि, संधि आपने देखी होगी। तौ का नौ में भी जब परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर जो तौ शब्द होता है वो नौ बन जाता है। जैसे उत धन मत उन्मत, तत धन मय तन्मय। ये कब होता है? जब तौ हलंत हो और वो आगे जाकर के किसी व्यंजन से टकरा रहा हो। विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि में चार ही सूत्र हैं जिन्हें आप देखने जो ज्यादातर आपको पूछे जाएंगे। दुह धन जनः, इसमें जब जौ से वो टकराता है तो वो रौ बन जाता है, दुर्जनः शब्द बन जाता है। दुह करह, अगर दुह शब्द जो है इसका विसर्ग करह क वर्ग से टकराता है तो वो श बन जाता है, दुष्करह बन जाता है। निहि धन चयः, अगर नी में जो लगा विसर्ग है वो अगर च वर्ग से जाके टकराता है तो निश्चय श बन जाता है। तेजः धनमयः, और अगर विसर्ग अगर मौ वर्ग से जाके टकराता है, किसी अनुस्वार से जाके टकराएगा तो वो ओ की मात्रा जाके बनेगा, जैसे तेजोमय आपके सामने। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उतगमः, इसका क्या होगा? ये कौन सा वाला संधि होगी? अगर आप इन शब्दों का सही जवाब दे सकते हैं, शायद हो सकता है कि एक आध इनमें से कोई टकरा जाए और आपका पॉइंट बन जाए। महाधन उत्सव, कुछ देर पहले ही बोला था इसके लिए। तत् धन लीन, कुछ देर पहले इसके बारे में बात की थी। पौधन अकह, इसके बारे में भी हमने बात किया था संधि के अंदर। तो आप इनके उत्तर चैट बॉक्स में दे सकते हैं और फिर मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा कि ये सही है या किस तरह से सही बन सकता है। अब आते हैं दोस्तों शब्द। शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इस वीडियो में हम सिर्फ बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर ही देखेंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं कौन कौन है तीनों शब्द। यौगिक शब्द तो वो शब्द होते हैं जो किसी मेल से बने होते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बन गया और वो यौगिक शब्द बन गया। जैसे देव और आलय, देवताओं का घर, वो देवालय बना दिया गया। हिम आलय, यानी बर्फ का घर, वो हिमालय बना दिया गया। तो ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं और इन दोनों ही सार्थक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बना है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। अब आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अगर इनके अगर आप अलग अलग टुकड़े कर देंगे तो इनके टुकड़ों का कोई भी अर्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, कल दो जगहों के लिए प्रसिद्ध है, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। एक ध्वनि के लिए जो कल कल की ध्वनि है, उस ध्वनि के लिए भी प्रसिद्ध है कल। ठीक है, लेकिन कल के दोनों अक्षरों को अगर आप अलग अलग तोड़ के रख दोगे तो क का भी कोई अर्थ यहाँ पर नहीं दिखता है, ल का भी कोई अर्थ यहाँ पर नहीं दिखता है। इसलिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जो बस बना दिए गए हैं
तोड़ने पर उनका अर्थ कुछ भी नहीं है। आप इसे आसपास अपने देख सकते हैं। योग रूढ़ शब्द एक और होता है, यानी कि जो यौगिक तो हैं किंतु विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। आपने यौगिक शब्दों में देखा ना कि देव और आलय, देव का मतलब है देवता, आलय का मतलब है घर, और अर्थ भी वही दे रहा है, देवताओं का घर। लेकिन लेकिन जहाँ यहाँ पर यौगिक तो है, वो दो शब्दों से जुड़ा तो है, लेकिन जब वो एक शब्द बन रहा है और उसका अर्थ कुछ अलग ही निकल रहा है। पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। लेकिन कीचड़ में तो कितनी चीजें जन्म लेती हैं, केंचुआ जन्म लेता है, कितने कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, पेड़ पौधे, कितने घास जन्म ले लेती है। लेकिन पंकज शब्द सिर्फ और सिर्फ फूल के लिए, कमल के लिए प्रसिद्ध किया गया है। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं, यानी जो योग से बने हैं लेकिन उनका अर्थ किसी चीज के लिए रूढ़ हो गया, तो ये योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। चारों तरह के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और अब कुछ ज्यादा ही किया जाने लगा है। आइए देखते हैं कौन कौन से। तत्सम शब्द तो जो संस्कृत में जैसे हैं, वो किसी बदलाव के बिना ही उनको जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब वही शब्द आप नीचे देख पा रहे होंगे, अग्नि को अग्नि की ही बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है, वायु बोला जाता है, रात्रि, सूर्य आदि कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। तद्भव शब्द भी हैं, जो शब्द संस्कृत में तो आए हैं लेकिन उनको हिंदी में बदल करके लिखा जाता है। ठीक है, आप अग्नि पिछले में आपने तत्सम में पढ़ा था, उसका तद्भव हो जाएगा आग। तो तत्सम और तद्भव आप इतना समझ लीजिए, संस्कृत का शब्द और हिंदी का शब्द, क्योंकि प्रयोग उसको हिंदी में ही किया जा रहा है। लेकिन याद रखने के लिए तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, तद्भव यानी उसका हिंदी रूप। देशज, जो ना क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द है, जो हमें इस क्षेत्र में बोले जा रहा था इसलिए उसको हिंदी में ले लिया गया, उस क्षेत्र में बोला जा रहा था उस क्षेत्र के कवि ने उसको अपनी कविता में प्रयोग किया इसलिए चलो उसको हिंदी में ले लिया गया, उसको अधिकतर प्रयोग किया जाने लगा। तो ये शब्द होते हैं देशज शब्द। ठीक है। विदेशज शब्द भी कुछ होते हैं, जो कि भारत भारत तो बहुत ज्यादा स्वीकार करने वाला देश है। हर एक भाषा से वो कुछ ना कुछ स्वीकार कर ही लेता है, कहीं से शब्द, कहीं से संस्कृति, कहीं से परंपरा, कहीं से कुछ। तो उसी तरह जो है विदेशी शब्दों को भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, कैंची आप देख पा रहे हैं, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा आदि कई ऐसे शब्द हैं हमारे पास, जो कि विदेशज और देशज शब्दों से हमारी हिंदी बन करके आगे चल रही है। तो ये थे हमारे प्रयोग के आधार पर, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर। और अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगली वीडियो में आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। उसमें आपको प्रयोग के आधार पर और शुरुआती वाक्यों में हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी दोनों उसमें देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि मुझसे कोई शब्द इसमें ऐसा निकल गया हो जो कि कुछ गलत हो, तो कृपया उसका भी सुझाव दें, ताकि फ्यूचर के लिए उसको सुधारा जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अच्छाई को बनाए रखें। नमस्कार।